लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, अभिक्रियाओं के प्रकार देख रहे थे। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। और लगभग लगभग मैंने आपको 20 रिएक्शन घर पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी है। केवल 2 बच्चों ने मैं कुछ रिप्लाई करा, 2 बच्चों ने बैलेंस करके भेजी थी फोटो। 2 से 3 बच्चों ने बस उन्होंने किया है। अच्छी बात है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं अगर उन बाकी बच्चों पे फोकस करूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अच्छा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो 3 बच्चों ने करा, 3 बच्चे 90 प्लस लाए, मेरे लिए वही काफी है ना। तो जो बच्चे वो कर चुके हैं, अच्छी बात है। सबसे पहले हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का सबसे पहला प्रकार देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसकी परिभाषा भी देखी थी, डेफिनेशन देखी थी संयोजन अभिक्रिया की। वो डेफिनेशन क्या बोल रही थी, डेफिनेशन मतलब परिभाषा देखी थी। वो अभी वो बोल रही थी कि ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप सबसे अच्छा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख सकते हो। मैंने बताया आपको ये रिएक्शन बहुत बार काम आएगी आपके। तो Mg प्लस O2 चेंजेस टू MgO। बैलेंसिंग करने के लिए आपको 2 आगे लगाना पड़ेगा, यहाँ Mg के आगे भी 2 लग जाएगा। और दूसरी बिल्कुल सरल सी रिएक्शन आप लिख सकते हो, C प्लस O2 चेंजेस टू CO2। ये संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। आज हम जो है वो अभिक्रिया का दूसरा प्रकार देखने वाले हैं, जिसको वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उस अभिक्रिया के लिए हमको सबसे पहले तो जो है एक प्रैक्टिकल देखना होगा। तो इस प्रैक्टिकल को देखते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कौन सी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जो है हमें एक अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो देखते हैं कैसी अभिक्रिया है वो, किस तरह से काम करती है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और मुझे भी अपने आप को लेना ही पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट का मामला है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही बता रहे हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखा संयोजन में क्या था, संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, और वो 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद कितना बना रहे थे, केवल सिंगल एक। अब वियोजन में जस्ट इसका उल्टा है, एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है, और वो टूट जा रहा है 2 या 2 से अधिक रिजल्टेंट में, यानी कि उत्पाद में। जस्ट अपोजिट है। आप देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों ने आपस में मिलकर क्या बनाया था, उत्पाद बनाया था। C+O2, 2 अभिकारक थे, बनाया क्या, CO2, एक उत्पाद बनाया था। अब जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, बोल रहे हैं एक अभिकारक है और एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो पिछली क्लास में हमने संयोजन देखी थी, आज वियोजन देख रहे हैं, वियोजन के कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आज हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया भी देखेंगे। तो इसका उदाहरण है फेरस सल्फेट, है ना। ये फेरस सल्फेट होता है, फॉर्मूला भी देखेंगे, अभी अपन थोड़ी सी देर वेट कर लो। फेरस सल्फेट होता है, इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो 3 उत्पाद हमको मिलते हैं। वो 3 उत्पाद कौन कौन से होते हैं, पहले गर्म करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जर्व होता है। तो हम क्या करते हैं, स्पैचुला की सहायता से, इसको स्पैचुला बोलते हैं, जो स्टील की चम्मच दिख रही है ना, केमिस्ट्री में इसको स्पैचुला बोलते हैं। स्पैचुला की सहायता से कुछ मात्रा में फेरस सल्फेट की कुछ मात्रा परख नली में ले लेते हैं, है ना। तो इन्होंने फेरस सल्फेट की कुछ मात्रा परख नली में ले ली। अब क्या करेंगे, परख नली को जो है वो गर्म करेंगे। तो इन्होंने ट्रेडिशनल बर्नर यूज करा हुआ है, इसमें अल्कोहल या स्प्रिट हो सकता है, दोनों ही बर्न होते हैं। आप कलर पे ध्यान देंगे, यहाँ पर तो ऑरेंज कलर की फ्लेम आ रही है। यहाँ अगर आप गैस की बात करेंगे तो वहां पर ब्लू कलर की फ्लेम आती है। और अगर बुनसन बर्नर की बात करेंगे, जो कि मैं आपको स्कूल में दिखाऊंगा बुनसन बर्नर क्या होता है, वो भी एक प्रकार का बर्नर होता है जो कि नॉर्मल ब्यूटेन गैस से चल सकता है, जो हमारी एलपीजी गैस होती है ना, उस गैस से चल सकता है। और उस बर्नर में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे हम उसकी फ्लेम को ऑरेंज या ब्लू कर सकते हैं।
जब कभी भी याद रखिए इस बात को, मैंने तोड़ फोड़ करके सीखा है, मुझे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन कभी भी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको याद रखना है, जब भी आप कोई बर्तन गर्म करेंगे, जब भी आप कोई बर्तन करेंगे तो जो लो होती है, फ्लेम जो होती है, वो फ्लेम जो है वो ऑरेंज होना चाहिए, है ना। वो फ्लेम कैसी होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। हाँ, साउंड की वजह से मैंने आपका माइक म्यूट कर दिए है। माइक म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ पूछना हो तो चैट में पूछ सकते हो आप। हमें साउंड क्यों आ रहा है? हम क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे हम, तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखो आप कैसा ग्रीन कलर का था, और जैसे गर्म करते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। साथ ही इस कंडीशन में हमें कुछ स्मेल भी आती है, कुछ सल्फर के जलने की बदबू आती है। सल्फर के जलने की बदबू कैसी होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है ना। तो वो हल्की सी स्मेल भी आती है, और वो स्मेल जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। अभी जाहिर सी बात है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो वो महक जो है वो आ जाती है ना। तो यहाँ पर जो है वो हमको जो कंपाउंड मिलेगा नीचे, जो यौगिक मिलेगा परख नली में, वो जो है वो जो है वो होगा फेरिक ऑक्साइड होगा वो। और साथ ही जो गैस निकल रही है ना, जिसकी स्मेल आएगी हमें, वो दो गैसों का मिक्सचर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो अपन ने क्या करा, फेरस सल्फेट को गर्म किया। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर नीचे कुछ हमें कंपाउंड मिला, साथ ही हमको जो है वो दो गैसों का रिएक्शन भी मिला। तो हमारी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बन रही होगी। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। SO4 जो है वो आपको सल्फेट को दिखाता है, नाइट्रेट को दिखाने के लिए NO3 यूज किया जाता है। और एक और चीज बताई थी मैंने आपको, सल्फेट और नाइट्रेट ही बताए थे। तो सल्फेट SO4 लगा हुआ, फेरस बोल रहे हैं इसलिए आगे क्या लग गया है, आयरन लग गया है, Fe लग गया है, तो FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट बना देगा। जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। फेरिक ऑक्साइड में साथ ही दो गैसेस का मिक्सचर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। Fe2O3 बनाता है फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं। और साथ ही क्या बनाता है, SO2 और SO3 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तो परख नली में हमको दिख जाता है, और इसकी जो है वो स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। डीकम्पोजिशन मतलब कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जहां पर देखो एक अभिकारक था ना, ये एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो आपको दिख रहे हैं 3 उत्पाद बनते हुए यहाँ पर बिल्कुल दिख रहे हैं, है ना। तो अपन इस रिएक्शन को एक बार लिख कर देख लेते हैं ताकि अपन को याद रहे हमेशा। इसलिए आपको मैं दूसरी स्क्रीन पर ले जाऊंगा, जहां पर हम पेंट का यूज करेंगे इसको पढ़ने के लिए, है ना, इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने जो है वो फेरस सल्फेट का यूज किया है, FeSO4 है ना, Fe है ये, ई छोटा बनाएंगे, FeSO4। इसको गर्म किया है। तो गर्म करने के लिए मैंने आपको बताया, साइन आपको क्या रखना है, ऊपर डेल्टा का साइन, इसको बोलते हैं गर्म करने का साइन, है ना। ऐसा गर्म करने का साइन बनाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो बनता है वो फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है। साथ ही आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें मदद, क्योंकि यौगिक का फॉर्मूला ही होता है फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3। साथ ही बनती हैं दो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं और ट्राइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, है ना। केमिस्ट्री में एक रूल होता है, जब भी कोई चीज दो होती है ना, दो, तो इसको जो है वो डाई पढ़ा जाता है। जब भी तीन होती है तो उसको ट्राई पढ़ा जाता है। दोनों में फर्क क्या है, ये बोल रहे हैं डाई और ये बोल रहे हैं ट्राई, ट्राई, ट्रा में ट्रा, ट्राई, है ना। केमिस्ट्री में ऐसा लेके चलते हैं हम। इसलिए आपने एक बहुत कॉमन गैस का नाम सुना होगा, जिसका नाम हम बोलते हैं CO2। CO2 यहाँ पर दो लगा हुआ है ना, इसलिए इसको पढ़ते हैं कार्बन, सी से कार्बन बन गया कार्बन, और ऑक्सीजन कितनी है, दो है ना, इसलिए डाई, दो है तो डाई, और O है तो इसलिए ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं।
है ना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्बन की जगह S लग गया है, यदि SO2 लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ हो तो क्या पढ़ेंगे, SO3 को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, है ना। तो जितनी संख्या में वो लगा रहता है उसको ट्राई पढ़ लेते हैं। और जब 4 आता है तो उसको क्वाड्रल पढ़ते हैं। हालांकि हमें 10th क्लास में क्वाड्रल का यूज नहीं होता है, ऐसे ही 5 लग जाता है तो उसका यूज भी नहीं होता है, इसलिए उसको ध्यान देते भी नहीं है। लेकिन अगर 5 लगता है तो उसको पेंटा बोल देते हैं, पेंटा, है ना। एक बार केमिकल ये जरूर आएगा आपके पास, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये अगर 10th में थोड़ा बहुत, शायद मुझे याद नहीं है आता है कि नहीं आता है एक आध जगह, नहीं तो 11th 12th में तो आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जितने भी नंबर में होता है ना उसको केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब जो है वो नाम आते हैं, जिसके बारे में अपन चौथे चैप्टर में और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जब फेरस सल्फेट को गर्म किया, फेरस सल्फेट को गर्म किया तो हमको फेरिक ऑक्साइड, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। लेकिन देखो यहाँ पर अब हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगी। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये 3 हो गई। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। 3 3 6 और 2 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं ना। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 ही हैं। 4 ऑक्सीजन है, मुझे बराबर करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, नहीं सॉरी 2 लगाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर सल्फर भी 2 हो गए और आयरन भी 2 हो गए, होगा कि नहीं हो गए। आयरन 2 करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आयरन 2 है, बिल्कुल सही है। सल्फर भी मुझे कितने करना है, 2 करना है। इधर सल्फर कितने करना है, 2 करना है। तो सल्फर 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, सल्फर 2 करने के लिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक सल्फर ये है और एक सल्फर ये है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसके आजू बाजू में क्या कर लूंगा, अपनी लाइन खींच दूंगा और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं अब रिएक्शन बैलेंस है। तो यही आपको जो है वो बुक में भी देखने को मिल जाएगा। पहली रिएक्शन जो दी हुई है आपको, यही दी हुई है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में। जब भी हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है ना। यहाँ पर हम जो है वो आप देखोगे कहीं पर O3 O4 होता है तो यहाँ पर कहीं आपको फेरस दिखेगा, कहीं फेरिक दिखेगा। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। अभी के लिए आप केवल फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट के ही फॉर्मूले याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद जो है एक और रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया चूना पत्थर को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर। तो अपन ने लास्ट क्लास में या उसके पहले वाली क्लास में देखा था, चूना पत्थर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaCO3। मैंने आपको बताया था कि ये याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को जो है हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। मैं चाहो तो आप लिख दे रहा हूँ नीचे, ताकि आपको एक बार तो कम से कम देखने को मिल जाए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर नीचे चूना पत्थर भी लिख सकते हो, बिल्कुल चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है ये। तो हमने इसकी हिंदी लिख दी, जबकि हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम जो है वो रिएक्शन पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। CaCO3 को गर्म करते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो डेल्टा का साइन बना देते हैं। यहाँ पर जैसे ही गर्म करते हैं ना तो यहाँ पर 2 चीजें मिलती है हमको। एक तो मिलता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, है ना। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो बिना बुझा चूना, बिल्कुल लिख सकते हो बिना बुझा चूना। और ये क्या है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस करने की बात करें यहाँ पर, तो आप देखोगे ये कैल्शियम है 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे। कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, हम कुछ आराम से बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है
है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर करोगे, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभिकारक कितना है, एक अभिकारक है CaCO3, टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हुई है, ये पक्के में वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। मेरे ख्याल से आप अभी तक क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे ना। क्रोनोलॉजी मतलब प्रक्रिया समझ गए होंगे, एक बहुत फेमस मीम बना था इस पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी का। तो यहाँ पर प्रक्रिया समझ गए होंगे आप। प्रक्रिया क्या हो रही है, पहले हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती है कुछ कुछ, फिर उसके बाद देखा उसको अभिक्रिया का फॉर्मूला कैसा होता है, उसको बैलेंस कैसे किया हुआ है। अब हम पहचान रहे हैं जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं क्या उनके कुछ प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उनको हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला कि कुछ ऐसी इसकी उल्टी भी है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद भी बना सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और दो उदाहरण आपने देखे रिएक्शन के, पहला हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो वो फेरिक ऑक्साइड साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में विभाजित हो गया। साथ ही हम एक और रिएक्शन जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना हमको मिलता है, साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो ये हो गई आपकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको वियोजन रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। तीसरा एक और प्रैक्टिकल है जो कि केमिकल से जुड़ा हुआ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पर बड़ा सा है लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। पहले देख लेते हैं अपन इस प्रैक्टिकल का वीडियो कि लेड नाइट्रेट कैसा दिखता है और लेड ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, जिसकी मदद से हम ये वाला प्रैक्टिकल कभी स्कूल में कर नहीं पाते, आप यकीन मानिए मुझसे, है ना। ये वाला प्रैक्टिकल हम स्कूल में कितने केमिकल लाएंगे, बहुत सारे केमिकल छूटना तय है। तो हम जो है वो कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को जो है वो गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देख सकते हो आप, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या फीलिंग आती है, ये क्या होता है ना, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये किसी स्कूल का ही वीडियो है और किसी सेंट्रल स्कूल का क्योंकि यूनिफॉर्म देख के लग रहा है किसी केंद्रीय विद्यालय का वीडियो है। तो ये बच्चा जो है वो परफॉर्म करने वाला है। तो इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक बर्नर लिया हुआ है, स्प्रिट लैंप लिया हुआ है, ये अपने स्कूल में भी रखे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। एक मैच बॉक्स ली हुई है और लेड नाइट्रेट लिया हुआ है। लेड नाइट्रेट को निकालने के लिए जाहिर सी बात है परख नली चाहिए पड़ेगी। एक परख नली लेंगे, वो परख नली में जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर भी ले रहे हैं ताकि पकड़ सके उसको। आप नॉर्मली चिमटे का यूज भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो चिमटे रखे होंगे उन्हीं का यूज कर सकते हैं, ताकि वो गर्म हो तो हम उसके संपर्क में ना हो पास, है ना। अब लेड नाइट्रेट निकाल रहे हैं ये, तो लेड नाइट्रेट को ये जो है वो एक प्याली में गर्म कर रहे हैं, परख नली में गर्म ना करते हुए, है ना। तो लेड नाइट्रेट कैसा दिखता है वो देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। ये निकाला हुआ व्हाइट पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लेड नाइट्रेट है ना। स्पेचुला की सहायता से जो है उन्होंने लेड नाइट्रेट को निकाल लिया। अब इस लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए क्या करेंगे, वो पहले परख नली में लेना चाहिए था ना, मैं तो बोल ही रहा था। परख नली ले लिया उन्होंने, एक लेड नाइट्रेट को परख नली में ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, बर्नर को ऑन कर रहे हैं, बर्नर को लाइट कर रहे हैं। बर्नर को लाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको परख नली में जो हमने लिया हुआ है लेड नाइट्रेट, उसको जो है वो गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो आप देखिए उसका कलर कैसा चेंज होता है या फिर कैसा इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा जरूरी। जाहिर सी बात है इसमें से जो है वो एक रिएक्शन तो होनी है, जाहिर सी बात है। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। आप पता नहीं साउंड सुन पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपके साथ साउंड शेयर कर देता हूँ। कुछ फूटने की आवाज आ रही है, फट 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 फट। आप देखेंगे परख नली धीरे धीरे जो है वो येलोइश होती जा रही है। देखो ये येलो कलर का कुछ सब्सटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक गैस भी निकल रही होगी, जाहिर सी बात है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है और ऐसी परख नली पे ऐसा कुछ जम जाता है। आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। परख नदी का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन लिख के नहीं दिखाई है, लेकिन हमारी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। इस रिएक्शन को जो आपने देखी अभी ये रिएक्शन, उसी चीज पे यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। लेड मतलब होता है Pb, ये लेड हो गया, और नाइट्रेट का होता है NO3। NO3 का होल ट्वाइस लगाएंगे क्योंकि बैलेंसिंग करना होती है, आपको फॉर्मूला लिखना आता है।
है ना। लेड नाइट्रेट को लिखने के बाद इसको गर्म करा तो बनेगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। देखो फिर से वही बात, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही बनेगी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस बनेगी। खुद सोचो, आप लैब में ऑक्सीजन गैस बना सकते हो। अभी कोरोना के कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, तो आप सोचोगे क्या भैया हम इससे बना सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम घर में ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी मिक्सर गैस, मिक्स गैस होगी। जैसे कि आपको मैं लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पर, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, लेड मतलब होता है पीबी, देखो तत्व का नाम आपको पता होना चाहिए कम से कम। लेड हो जाता है और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, NO3, NO3। संयोजकता बैलेंसिंग करने के लिए फॉर्मूला बनता है एन एन आगे जो है वो ट्वाइस लग जाता है, तो ये हो जाता है लेड नाइट्रेट। लेड, ये लेड जो है वो पीबी इसका फॉर्मूला होता है। लेड इसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, क्या? सीसा, नो शीशा, इट्स सीसा, है ना। मैं सोच समझ के लिख रहा हूँ यहाँ, ये वाला सा, यही वाला सा आता है, इसको सीसा बोलते हैं। और वो जो आप घर में देखते हो वो शीशा होता है, दोनों में फर्क है काफी। ये शीशा होता है, जिससे आप मिरर भी बोल सकते हो। और जो तत्व होता है वो सीसा होता है, जिसको हम लेड बोलते हैं। हमारे लिए हानिकारक तत्व है, हमारी बॉडी में अगर इसकी मात्रा चली जाती है सीसा की, तो जो है वो हमको प्रॉब्लम हो सकता है, टॉक्सिक होता है हमारे लिए, जहरीला होता है ना। तो लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट लिया और उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का साइन क्या होता है, डेल्टा बना देते हैं यहाँ पर। तो गर्म कर रहे हैं जब, तो यहाँ पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है। और लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो PbO होता है। अनफॉर्चुनेटली इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला ये होता है लेड ऑक्साइड का, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेड ऑक्साइड बनाता है, तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Pb और O, लेड ऑक्साइड। साथ ही बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड बोल रहे हैं ना, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितने होंगे, दो होंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NO2, CO2 जैसे ही होगा ना, बस वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इजी था ये तो। इसके साथ साथ क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, O2 बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। अच्छा यहाँ पर हम जो है वो इसकी अवस्था भी देख सकते हैं। आपने देखा था लेड नाइट्रेट पाउडर के रूप में था, सॉलिड था वो, तो ठोस लिख देंगे इसको। अच्छा जो लेड ऑक्साइड बनेगा वो भी सॉलिड के रूप में बनेगा, तो उसको सॉलिड बोलेंगे। अच्छा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये गैस बनेगी, है ना, ये इसको जी लिखेंगे। ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, है ना। इसको लिखने से पहले अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ये SGS नहीं लिखता हूँ, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन, मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे 3 दूनी 6 है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कितना है, 2 और 2 4 है। इसको मैं अगर आगे 2 लगा दूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा, कितना, 8, 3 दूनी 6 चाहिए था ना, तो यहाँ पर अगर मैंने 2 लगा दिया तो 2 2 2 4 तो ऑलरेडी थे, 2 ये वाला भी हो गया, तो ऑक्सीजन 6 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, लेड जो है वो, मैंने ऑक्सीजन बढ़ाया तो लेड भी 2 हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ। अब मुझे लेड 2 करना है तो आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ तो लेड तो 2 हो गया, लेड 2 हो गया, यहाँ पर भी लेड 2 हो गया, लेकिन इसके साथ जो भी साथ में सब्सटेंस है वो सभी जो है वो दुगने हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के आगे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, तो हमको इसको 4 बनाना पड़ेगा, आगे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। नाइट्रोजन हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाइट्रोजन 4 हो गया, अब ऑक्सीजन को भी बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। तो ऑक्सीजन को देखेंगे हम, पहले कितना था, 3 दूनी 6, 6 था, अब 2 और आगे लग गया, तो 6 दूनी 12 हो गया ऑक्सीजन टोटल। तो ऑक्सीजन 12 करने के लिए अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, 2 ये हो गया, तो 4 दूनी 8 ये हो गया, 8 और 2 10 हो गए, और 10 और 2 12 हो गए, है ना। मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो है वो 12 अपने आप हो गया, है ना। इस प्रकार से जो है वो हम बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बैलेंसिंग। अब हम बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो है वो बैलेंस है ना। इसमें क्या करा हमने, लेड नाइट्रेट को गर्म करा, लेड नाइट्रेट को गर्म करा, और गर्म करने पर हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, तो लेड भी 2 हो गया, लेड 2 हो गया, तो इसको 2 करना पड़ा, और इसको जैसे 2 करा तो नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, वो जो है वो 4 हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि 2 ऑलरेडी लगा हुआ था और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया।
इसलिए नाइट्रोजन के आगे 4 लगा दिया। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है, परफेक्ट हो गई है रिएक्शन, है ना। तो ये लेड नाइट्रेट था। आपने 3 रिएक्शन देख चुके हो अभी तक वियोजन अभिक्रिया की। सबसे पहले देखिए आपने फेरस सल्फेट को गर्म करा, तो फेरिक ऑक्साइड बना, साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। फिर उसके बाद आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर बिना बुझा हुआ चूना बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और अब तीसरी रिएक्शन आपने देख ली है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनता है, साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो जो गैस निकल रही होगी वो दोनों का मिक्सचर होगा। आप इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अलग नहीं कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिली हुई होगी, जिससे ये जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आप घर में इसको इस तरह से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन बनाई जाती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है ना। तो ये दूसरी मेथड हो गया, दूसरी क्रियाविधि का नाम ले लिया हमने, कि दूसरी रिएक्शन का प्रकार ही होगा। एक और क्रियाकलाप यहाँ पर इंटरेस्टिंग है क्रियाकलाप, हालांकि आप घर में कर नहीं सकते हो क्योंकि थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है इसमें, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। बहुत अच्छे से आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है पानी, है ना। तो क्या हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग कर सकते हैं? अगला प्रैक्टिकल इसी पर आधारित है। कितना शानदार बात होगी ना कि हम जो है वो पानी, हमें मालूम है कि पानी किस चीज का मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 चीज का मिक्सचर है। तो हम इसको यदि वापस इसको गैस बना सके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, कितनी पावरफुल चीज होगी, कितनी कामगार चीज होगी। और यहाँ पर तो केवल ऑक्सीजन भी निकलेगी, है ना। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग निकाल रहे होंगे तो ऑक्सीजन गैस का हम यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और अच्छा, दोनों की क्वालिटी देखो कितनी भिन्न भिन्न है। ऑक्सीजन जो है, सॉरी भिन्न भिन्न मतलब मिलती जुलती है। ऑक्सीजन जो है वो ज्वलनशील है, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, दोनों ही गैस जो है वो जलने में सहायक होती हैं, और हाइड्रोजन तो काफी ज्वलनशील होती है। तो अपन जो है इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, इसका वीडियो देखते हैं, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग किया जा सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हाइड्रोजन गैस पर बेस जो है वो कई प्रकार की आजकल गाड़ियां जो है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल देखते हैं, और आज की क्लास जो है इस प्रैक्टिकल के साथ ही, इसको समझने के साथ ही जो है वो हम खत्म कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अगले प्रैक्टिकल में हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर रहे हैं। तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल आ रहा है, इसमें हम इसको बोलते हैं पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। पानी का विद्युतीकरण से हम जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेटअप लिया हुआ है इन्होंने। इस सेटअप में जो है वो स्मॉल वाटर बॉटल है जिसमें 2 ट्यूब लगे हुए हैं, सिंपल सी कैप पूरी तरह से टाइट है जिससे गैस इसमें से लीक ना हो, है ना। इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या यूज किए हुए हैं। तो ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिया हुआ है, एक 2 बॉटल ली हुई है जिसमें गैस इकट्ठी करेंगे, है ना। इसके साथ साथ जो है इन्होंने 2 बॉटल कट कर लिए नीचे से, ताकि जो है वो ये इसको इसमें अंदर लगा सकें स्ट्रेट पर और गैस को इकट्ठी कर सकें। इसमें भी इन्होंने जो कैप लिया हुआ है उसमें ऑलरेडी एक स्टॉल लगा हुआ है, फिक्स है वो, जिसके कारण से आप जो है वो गैस इकट्ठी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है इन्होंने, है ना। 2 बॉटल ली हुई है दोनों गैसेस के लिए। फिर उसके बाद क्या लिया हुआ उन्होंने, एक प्लास्टिक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें दो उन्होंने स्टेनलेस स्टील के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। स्टेनलेस स्टील समझते हैं ना, जिससे आपके बर्तन बने हुए रहते हैं, वो फिक्स कर लिया और उसको जो है वो तार के माध्यम से जोड़ दिया। मतलब इसको जो है वो गर्म किया जा सकता है ना। इसको जो है वो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अब क्या करेंगे, इस डब्बे में नीचे इन्होंने ग्लू लगा दिया है, ग्लू गन के माध्यम से उसको फिक्स कर दिया जिससे कि करंट प्रोवाइड कर सके इसमें, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। अब क्या कर रहे हैं, ये एक बॉटल जो इसका बॉक्स का ढक्कन है उसमें जो है वो जो बॉटल नीचे से बेसलेस बॉटल है, बेस नहीं है जिसका, उसको जो है वो फिक्स कर ले रहा है इसमें ढक्कन में, ताकि जब इसको लगाएं ये तो ये जो है वो इलेक्ट्रोड, ये जो स्टील के इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर आ जाए, ताकि गैस जो है वो पूरे बर्तन में ना फैले, इसके थ्रू जो है वो ऊपर जा सके। तो दोनों ही बॉटल के कैप को इसमें इन्होंने लगा दिया। और क्या कर रहे हैं, अब इसको जो है वो इसको इस तरह से लगते हैं कि जो बॉटल के बेसलेस बॉटल वो है वो जो है वो उसके अंदर चले जाए, जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर फिक्स हो जाए। आप देख सकते हो वो आसानी से फिक्स हो गए। अब ये ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर जो इन्होंने ये छोटी छोटी बॉटल थी, इसको जो है वो हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर से जो पाइप आया हुआ है उसमें जो है वो इसको फिक्स कर दे रहे हैं, और इस बॉटल में जो है वो दोनों ही जगह इन्होंने दोनों ही कैप में लगा लिए, दोनों ही कैप को फिक्स कर लिया है उसी स्ट्रॉ में जो नीचे से आ रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है इन्होंने, नॉर्मल टैप वाटर है, मतलब नॉर्मल पानी है जो हमारा होता है,
इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ये डाल रहे हैं, ये जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। शायद मैंने आपको बताया था OH जहां पर लगा रहता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। और सोडियम का सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है सोडियम का? अच्छा, आपकी ऑडियो बंद होगी, ठीक है मैं ही बता देता हूँ। सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, है ना, और हाइड्रोक्साइड का हो जाता है OH। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। तो ये पानी में क्या कर रहे हैं, NaOH डाल दे रहे हैं, है ना, NaOH डाल रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। अपने आप ये पहले अवेलेबल है, हम कोशिश करेंगे शायद हो पाए वाला प्रैक्टिकल। तो इन्होंने क्या करा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट डाल दी और उसको पूरी तरह से घोल लिया, अच्छी तरह से मिक्स हो गई वो पानी में। अब क्या कर रहे हैं, जार को वापस से बंद कर दे रहे हैं। इन बॉटल को जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आना चाहिए, तो थोड़ा सा वो फिक्स कर लेंगे उसको ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएं। और आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही जो ऊपर के कैप हैं इनमें भी जो है वो पानी भर देंगे। इनमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सा अपन का जो पीने वाला पानी होता है वही भर दिया दोनों में। क्यों भरा हुआ है, ताकि हमको गैस दिखेगी तो ही ना। गैस का अंदाजा कब होगा, बुलबुले के रूप में अगर दिखेगी वही तब हम अंदाजा लगा पाएंगे। नहीं तो अगर ये पानी नहीं भरेंगे, यदि यहाँ पर पानी नहीं भरेंगे तो पता कैसे चलेगा कि गैस बन रही है कि नहीं बन रही। पता लगाने के लिए इसमें जो है वो पानी भर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस इस नीचे से ऊपर आएगी इस पाइप के माध्यम से, वो जैसे पानी में घुलेगी तो बुलबुले दिखेंगे हमें, है ना, वो बुलबुले दिखेंगे। इसलिए जो है वो इन्होंने इस बॉटल में ही पानी भरा हुआ। अब जो है ना इन्होंने एक अमीटर लगा दिया ताकि वो बता सकें कि हम जो है करंट भेज रहे हैं इसमें वाकई में। इन्होंने जो है उसको कनेक्ट कर दिया है, और जो है देखो लगभग लगभग 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे ही चालू करेंगे तो आप देखोगे अंदर से जो है कुछ बुलबुले उठ रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड पर कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। तो एक साइड जो बुलबुले उठ रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है, दूसरी साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस है। अब ये गैस क्या करती है, ऊपर की तरफ इस स्ट्रॉ से आती है और एक इधर जो जमा हो जाती है, ये बुलबुले बनते हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये गैस है। इस साइड जो है वो ऑक्सीजन बन रही है, ये देखो ये बुलबुला उठा यहाँ से, ये बुलबुला उठ के ऊपर आया, तो यहाँ पर इस कंटेनर में कौन सी गैस जमा हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस जमा हो जाएगी। जस्ट इसके विपरीत इस वाले में कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको कैप्चर करने के लिए, हाइड्रोजन गैस जो बन रही है उसको कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर आप बलून भी लगा सकते हो, नॉर्मल बलून भी लगा सकते हो। इन्होंने पॉलिथीन लगा दी और उसको जो है वो एक रबर से जो है वो क्लोज कर दिया ताकि वो गैस जो है वो इस बलून में जमा हो जाए। ऐसे इस साइड भी इन्होंने क्या करा है, ऑक्सीजन के लिए भी जो है इन्होंने वो पॉलिथीन लगा दी। इसकी जगह हम बलून का यूज भी कर सकते हैं, बलून ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ये दिखा रहे हैं कि बुलबुले बन रहे हैं गर्म करने पर, वो जो है गैस को निर्माण कर रहे हैं, वो गैस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और वो कहाँ से, पाइप के थ्रू, इस बॉटल की पाइप के थ्रू जो है वो ऊपर वाली बॉटल की कैप में यहाँ पर जो है वो जमा होती आ रही है। ये हाइड्रोजन गैस है इस साइड, उस साइड कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर गर्म हो रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे पॉलिथीन में कुछ गैस जमा हो गई है, दोनों ही पॉलिथीन में कुछ गैस जमा हो गई है, वो दबा के दिखा रहे हैं जिससे आपको देखो ये गैस दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो वो गैस जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो पॉलिथीन अच्छी खासी फूल जाती है और यहाँ पर ये पॉलिथीन पूरी तरह से 3 घंटे बाद जो है इतनी मात्रा में इन्होंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जमा कर ली। अब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है थोड़ी सी, अपने एटमॉस्फेरिक गैस की जगह नाइट्रोजन की तुलना में वो बहुत हल्की होती है। तो वो जो है वो बलून की तरह उड़ने लगेगी, जाहिर सी बात, क्योंकि हल्की है वो। तो वो जो है वो उड़ने वाली वो उसका घनत्व कम होता है तो वो ऊपर की तरफ जाती है नॉर्मल एयर से। तो ये बलून में जो है वो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इस पॉलिथीन में हाइड्रोजन गैस भरी, जबकि दूसरी ओर ऑक्सीजन गैस जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है इसलिए नीचे बनी रहती है। तो ये हाइड्रोजन गैस के जो बलून इन्होंने बनाया हुआ है पॉलीथीन का, उसको बाहर जो है वो हवा में उड़ा देते हैं, तो ये बहुत ऊपर जाता है ना, एटमॉस्फेरिक वायु तक पहुँचता है। कितना शानदार सा प्रैक्टिकल था। उन्होंने जो है वो कुछ केमिकल का यूज करके पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग कर लिया, मतलब जिससे पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, उसको अलग अलग कर लिया और उसका यूज कर सकते हैं हम बहुत सारी चीजों में, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बनने में। हालांकि बहुत टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन होगी वो कुछ हद तक तो प्योर होगी, है ना। तो ये भी एक प्रकार की जो है वो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें H2O कन्वर्ट हो जा रहा है H2 और O2 में, है ना। यहाँ पर भी रिएक्शन को बैलेंस करने की हमको जरूरत होगी। एक बार इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया ही है। इसको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं कैसे बनेगी ये रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप देखोगे H2O रहता है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O।
जब हम इसको विद्युत अपघटन करवा रहे हैं इसका, है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। अपघटन करवाने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 और साथ ही ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, दोनों ही गैसेज हैं, है ना। जहाँ ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ इसको L लिखेंगे, ये दोनों जो है वो गैसेस फॉर्म में है, G और G लिखेंगे इसमें, है ना। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप देखोगे H2 तो सही है, लेकिन O2 भी चाहिए था हमें, O2 चाहिए था ना, यहाँ पर O है केवल, तो आगे क्या करेंगे, हम O के आगे 2 लगा देंगे। जैसे हम O के आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमको आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग का काम तो साइड में चलता ही रहेगा, जो आपने सबसे पहले पढ़ लिया, है ना। हर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ये पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने वाला प्रैक्टिकल था। ये सारी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। अब तक हम संयोजन और वियोजन देख चुके हैं। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, जबकि वियोजन में जो है इसका उल्टा होता है, और वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। हम आज जो है वो 4 रिएक्शन देख चुके हैं वियोजन की। पहला फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया था तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी थी। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना था। लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनी थी। साथ ही हमने पानी का विद्युत अपघटन भी देखा, जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। तो आज के लिए सीखने के लिए काफी था इतना, क्योंकि ये रिएक्शन वाकई में थोड़ी सी बड़ी है। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस में आज प्रेजेंट हैं अक्षय यादव, अनुज अहिरवार, अर्शिफा, भूमि, दीपांशु, खुशी, कृष्णा, लक्ष्मी, लीलेश, महक, नीलिमा, पवन, प्रशांत, रिया, रुचि, विकास, पंथी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है आप जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है उसको एक बार बिना देखे सॉल्व करके देखिएगा।